हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ में यूरिनरी सिस्टम के अंदर मेडिकल सर्जिकल के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं रिनल फेलियर के बारे में। रिनल फेलियर होता क्या है? रिनल फेलियर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। क्या हो जाता है इसके अंदर? लॉस हो जाता है किडनी फंक्शन। किडनी के नॉर्मल जो फंक्शन रहते हैं वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिनल फेलियर। और किडनी के जो फंक्शन रहते हैं वो क्या हो सकते हैं? सडन एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन या फिर क्या हो सकते हैं? प्रोग्रेसिव एंड स्लोली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिनल फेलियर। आगे इसके टाइप की बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ रिनल फेलियर। टाइप ऑफ रिनल फेलियर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट के अंदर एक्यूट किडनी फेलियर या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी भी बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन सडनली एंड ग्रेजुअली एकदम से या ग्रेजुअल सडन जो इसके किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रिनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी फेलियर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसकी ईटियोलॉजी, एक्यूट किडनी जो फेलियर है उसकी ईटियोलॉजी होती है थ्री टाइप की बात करें तो पहले टाइप की परिरिनल कोज के अंदर क्या क्या आएंगे? किडनी से पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? परिरिनल कोज। जैसे लाइक ए हेमरेज। बॉडी के अंदर क्या हो गया है? हेमरेज हो गया है। किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रोमा की वजह से हेमरेज हो गया है। उसकी वजह से किडनी के पास में क्या है? प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और प्रॉपर तरीके से जितना चाहिए किडनी को ब्लड वो नहीं जा पाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? परिरिनल कोज रहेगा। इसके साथ साथ में हाइपोवोलेमिया, एक्सेसिव स्वेटिंग और क्या हो सकते हैं? इसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन। पेशेंट को क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन। इसके साथ साथ में सीवियर नोजिया एंड सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग। सभी बात में देखो, सभी में आपको एक कॉमन चीज बात दिखाई दे रही होगी कि बॉडी के अंदर है ना फ्लूइड लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ में पेरिरिनल के अंदर और क्या आएंगे? जैसे डिक्रीज, इसी के अंदर पेरिरिनल के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू सीसीएफ का मीनिंग है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर एंड एमआई। पेशेंट को क्या हो गया? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो गया है? इंजरी हो गई है किडनी के अंदर, इसकी वजह से। इसके साथ साथ में
कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक के अंदर भी अगर बात करें तो ये क्या रहेगा, एक्यूट किडनी इंजरी इसका क्या रहता है, कोज रहता है। इसके साथ साथ में थ्रोम्बोसिस इन द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में क्या हो गया है, पेशेंट को थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो उसको भी किस में आएगा, परिरीनल कोज के अंदर आता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इंक्रीज पेरिफेरल रीनल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रीनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, उसकी वजह से किडनी के पास में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जा पाएगा, ड्यू टू द एनाफाइलेटिक, ड्यू टू किसी वजह से, ड्यू टू एनाफाइलेसिस एंड सेप्टिक शोक। एनाफाइलेटिक और सेप्टिक शोक की वजह से किडनी के पास में ब्लड नहीं पहुंच पाता है ना। क्यों? क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया, शोक हो गया है, और ये क्या होगा, पेरिफेरल रीनल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो किस में काउंट करते हैं, पेरिरीनल कोज के अंदर। इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी में बॉडी के अंदर जो किडनी के पास में क्या है, ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसी क्रिएट कंडीशन हो रही है। ये तो था परिरीनल। इसके बाद में देखो इंट्रारीनल कोज। इंट्रारीनल कोज की बात करें तो इसके अंदर डिजीज इन द नेफ्रॉन एंड किडनी के अंदर, या फिर क्या है, नेफ्रॉन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है या डिजीज हो गई है उसकी वजह से, जैसे लाइक पेशेंट को क्या हो गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पेशेंट को क्या हो गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, वो इंट्रारेनल के अंदर आता है। इसके साथ साथ में एक्यूट रीनल ट्यूबल्स नेक्रोसिस। एक्यूट रीनल ट्यूबल्स नेक्रोसिस हो गया है, वो भी किस में आएगा, इसी के अंदर आता है। इसके साथ साथ में टॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स इसकी क्या हो गई है, साइड इफेक्ट। एंटीबायोटिक है और टॉक्सिन है, एंटीबायोटिक का क्या हो गया, साइड इफेक्ट, और टॉक्सिन वगैरह है किसी भी बैक्टीरिया वायरस का, उसने क्या कर दिया है, किडनी पे अटैक कर दिया है। इसके साथ साथ में थ्रोम्बोसिस इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर कोई भी थ्रोम्बोसिस हो गया है या क्लोट फॉर्मेशन हो गया है, इसका मीनिंग क्या है, क्लोट फॉर्मेशन हो गया है, उसकी वजह से जो होता है वो कौन सा रहेगा, इंट्रारीनल कोज रहता है, ये एक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है। इसके साथ साथ में एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको भी किसमें काउंट करते हैं, इंट्रारीनल के अंदर काउंट किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो पोस्ट रीनल कोज, 3 नंबर, पोस्ट रीनल कोज की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, रीनल के बाद में मतलब डिजीज इन द यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। यूरेटर के अंदर कोई डिजीज हो गई है, ब्लेडर के अंदर कोई डिजीज हो गई है, या फिर यूरेथ्रा के अंदर कोई डिजीज हो गई है। क्या क्या हो सकती है, यूरेटर के अंदर क्या हो सकता है, यूरेटर स्टोन। पेशेंट को क्या हो गया है, यूरेटर के अंदर कैलकुलाई या फिर स्टोन है उसका फॉर्मेशन हो गया है, या फिर सिस्टाइटिस, पेशेंट को क्या हो गया, सिस्टाइटिस, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक
इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके साथ साथ में बीपीएच, बीपीएच होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच हो गया है। या फिर पेशेंट को क्या हो गया है, इसके अंदर यूरेथ्रल डिजीज, यूरेथ्रल के अंदर क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है। या फिर एडेंसिव हो गया है, क्या हो गया है, एडेंसिव। एडेंसिव का मीनिंग होता है चिपकना, मतलब यूरेथ्रा है वो क्या हो गया, एक दूसरे के साथ में क्या हो गया है, चिपक गया है बीच में से। तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो किस में आएगी, पोस्ट रीनल कोज के अंदर। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो इसकी स्टेज, एक्यूट किडनी फेलियर की स्टेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर की क्या है स्टेज। इसके अंदर सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सी रहेगी, ओलिगो यूरिक फेज, ओलिगो यूरिक फेज या स्टेज। एलिगो यूरिया से नाम से ही पता चल रहा है, ओलिगो यूरिक फेज के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर ड्यू टू किडनी फेलियर, ड्यू टू किडनी फेलियर डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओलिगो यूरिक फेज के अंदर कितना यूरिन आउटपुट हो जाता है, लेस देन 400 ml पर 24 आवर पर डे या फिर पर 24 आवर के बेसिस पे क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिक फेज। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके साथ साथ में इंक्रीज द पोटासियम लेवल, ठीक है। इसके साथ साथ में इंक्रीज द पोटासियम बढ़ जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में क्रेटिनिन, क्रेटिनिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो वैल्यू रहती है ये किसमें बढ़ती है, ओलिगो यूरिक फेज के अंदर बढ़ती है। और क्या रहेगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन रहेगा। इसके साथ साथ में हाइपरवोलेमिया, क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया। और कौन सी कंडीशन है जो क्रिएट हो जाती है, जैसे डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। याद रखना, बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जैसे ही बढ़ता है तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, वो नर्व सिस्टम पे पड़ता है। तभी पेशेंट क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ में डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इस ओलिगो यूरिक फेज के अंदर। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो, ये तो थी पहली फेज जो जिसको ओलिगो यूरिक फेज बोलते हैं। दूसरी फेज डायूरेटिक फेज, डायूरेटिक फेज या फिर स्टेज। डायूरेटिक्स नाम से पता चल रहा है, इंक्रीज द यूरिन आउटपुट आफ्टर 2 to 3 मंथ। 2 to किडनी इंजरी या फिर एक्यूट किडनी फेलियर होने के बाद में 2 to 3 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स फेज आ जाती है, जिसके अंदर ब्लड ये क्या बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होगा, अब यूरिन आउटपुट बढ़ गया है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ में हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल है
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और क्या रहेगा इसके अंदर, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इतना क्या हो जाए, सोडियम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसके साथ साथ में डिक्रीज द क्रेटिनिन, क्रेटिनिन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ में डिक्रीज द पोटासियम, पोटासियम भी क्या हो जाएगा, बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। और इसके अंदर क्या रहेगा, इंप्रूव द कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ओलिगोयूरिक फेज के अंदर डिक्रीज हुआ था, वो क्या हो जाएगा, डायूरेटिक फेज के अंदर वापस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर यूरिन आउटपुट 2 to 3 मंथ में क्या हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखो थर्ड स्टेज के अंदर रिकवरी स्टेज, क्या है वो, रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज कौन सी होती है, रिकवरी स्टेज के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंप्रूव द यूरिन आउटपुट एंड किडनी फंक्शन और यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। और क्या रहेगा, नॉर्मल ऑफ द पोटासियम क्रेटिनिन सोडियम और क्या रहेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, सोडियम क्रेटिनिन पोटासियम है, ये क्या हो जाएंगे सारे, ये हो जाते हैं इंप्रूव का मीनिंग होता है यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में, लास्ट वाली, जिसका नाम है रिकवरी स्टेज। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये तो था एक्यूट किडनी इंजरी। सेकंड टाइप देखो इसका, किडनी फेलियर का सेकंड टाइप में होता है क्रोनिक किडनी फेलियर, या फिर इसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्या बोलेंगे, क्रोनिक रीनल फेलियर बोला जाता है, या फिर एक नाम और होता है इसका इरिवर्सिबल किडनी फेलियर। इरिवर्सिबल किडनी फेलियर या फिर क्रोनिक किडनी फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, इनके सेकंड नाम है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखो डेफिनेशन, प्रोग्रेसिव एंड स्लोली ऑफ द किडनी फंक्शन है वो प्रोग्रेसिव और स्लोली क्या हो जाएंगे, किडनी फंक्शन लॉस हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। और कितने टाइम में, टाइम ऑफ लॉस फंक्शन मंथ एंड ईयर हो सकता है। ऐसा होने में जैसे एक्यूट किडनी इंजरी होती है, क्या होती है, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोनिक किडनी फेलियर में, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर चेंज हो जाता है। अगर सडनली और मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, और वो एक्यूट वाला है वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोनिक के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव और स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे किडनी क्या हो जाएगी, टाइम के साथ में, मतलब मंथ और ईयर के साथ में क्या हो जाएगी, फेल हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, किडनी क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर इरिवर्सिबल रीनल फेलियर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, या तो रिक्वायरमेंट ऑफ
रिक्वायरमेंट ऑफ डायलाइसिस, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? डायलाइसिस की, या फिर क्या रहेगी? किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। या तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, रिनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, या फिर पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? डायलाइसिस करना पड़ता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर आगे देखो, इसके कोज कि क्रोनिक किडनी फेलियर के क्या रहेंगे? कोज क्या रहेंगे? तो कोज के अंदर क्या रहेगा? हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसका क्या रहता है? ये कोज रहता है। इसके साथ साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, या फिर एसएलई, एसएलई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, सिस्टेमिक ल्यूपस अरिथ्रोमेटस, इसको क्या बोलते हैं? एसएलई। एसएलई होता है ना, ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज है। इसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं? क्रोनिक किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्रोनिक किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में क्रोनिक मलेरिया, क्रोनिक मलेरिया, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक मलेरिया है तो उसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं? किडनी फेलियर होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, इसकी स्टेज, स्टेज ऑफ किडनी क्रोनिक किडनी फेलियर, स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर। क्रोनिक किडनी फेलियर की अगर स्टेज की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले स्टेज देखो, डिमनिश रिनल रिवर्स, पहली स्टेज डिमनिश, डिमनिश रिनल रिवर्स, डिमनिश रिनल रिवर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ नॉर्मल नेफ्रॉन डिक्रीज। क्या हो जाता है इसके अंदर? जो नॉर्मल जो फंक्शन कर रहे हैं नेफ्रॉन, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाते हैं। इनका नेफ्रॉन का जो नंबरिंग होती है वो क्या हो जाएगी? इसके अंदर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ में क्या हो जाएगा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड के अंदर अगर यूरेमिक जो कंडीशन है या फिर यूरिया नाइट्रोजन वगैरह है ये बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एजोटेमिया। क्या बोलते हैं? एजोटेमिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है किसके अंदर? फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, और याद रखना इसके अंदर क्रेटिनिन जो रहेगा, क्रेटिनिन जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल। क्या रहेगा? नॉर्मल। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है कि डिमनिश ऐसी कौन सी स्टेज है क्रोनिक किडनी फेलियर की जिसमें ब्लड क्रेटिनिन जो लेवल रहेगा वो नॉर्मल रहेगा? तो वो नॉर्मल किस में रहता है? डिमनिश रिनल रिवर्स के अंदर, पहली स्टेज के अंदर इसमें क्या रहता है? ये नॉर्मल रहता है। आगे सेकंड स्टेज देखो, सेकंड स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज जो होगी वो होगी रिनल इनसफिशियंसी, रिनल इनसफिशियंसी। रिनल इनसफिशियंसी की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? माइल्ड एजोटेमिया रहेगा, माइल्ड
एजोटेमिया रहेगा। एजोटेमिया का मीनिंग मैंने बताया था, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाना। इसके साथ साथ में पेशेंट को क्या हो जाएगा, एडिमा, ओलिगो यूरिया रहेगा, और क्या रहेगा, एडिमा, और क्या रहेगा, इरिटेबिलिटी, क्या रहेगा, इरिटेबिलिटी, और पेशेंट किस में चला जाएगा, कंफ्यूजन में चला जाता है। ठीक है, और ये कंफ्यूजन जो रहेगा सेकंड स्टेज के अंदर, ये क्या रहेगा, माइल्ड रहेगा। ठीक है, रेयर मॉडरेट रहता है, रेयर रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या रहेगा, कंफ्यूजन, माइल्ड कंफ्यूजन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो 3 नंबर स्टेज, पहली कौन सी थी, पहली जो स्टेज थी वो कौन सी थी, डिमनिश रिनल रिवर्स, डिमनिश रिनल रिवर्स। और सेकंड स्टेज थी वो कौन सी थी, रिनल इनसफिशियंसी। और थर्ड जो स्टेज है वो रहेगी एंड स्टेज रिनल फेलियर। ये क्रोनिक किडनी फेलियर की थर्ड स्टेज के अंदर अगर बात करें तो ये कौन सी रहेगी, एंड स्टेज रिनल फेलियर। इसके अंदर क्या रहेगा, डैमेज द 90% किडनी फंक्शन, 90% किडनी फंक्शन। एंड स्टेज रिनल फेलियर के अंदर किडनी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, 90% डैमेज हो जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके अंदर इन द ब्लड increase the creatinine, extra water and पोटासियम लेवल। क्या क्या बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और एक्स्ट्रा वाटर जो है उसकी वजह से पेशेंट को क्या आता है, एडिमा होता है, और पोटासियम भी लेवल बढ़ जाता है। कौन से के अंदर, एंड स्टेज रिनल फेलियर के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन वगैरह है ये बढ़ जाएंगे। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द डायलिसिस, इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, डायलिसिस एंड रिनल ट्रांसप्लांटेशन, रिनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस की क्या रहेगी, इसमें जरूरत रहती है। आगे बात समझ में। इसके अंदर आगे देखो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, डायग्नोस्टिक के टेस्ट के अंदर केएफटी करवाते हैं। केएफटी का मीनिंग है किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या करवाएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। और किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर किन किन बातों के बारे में ध्यान में रखेंगे, या फिर क्या क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको क्या मिलेगा, इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे बात समझ में। और क्या मिलेगा इसके अंदर, क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन लेवल क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ में सीरम यूरिक एसिड भी क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर, केएफटी जब करवाएंगे किडनी फंक्शन टेस्ट में, ये जो सबस्टांस है ये मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, और कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं इसके अंदर चेक द जीएफआर भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके अंदर जीएफआर क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस है ये नेफ्रॉन के अंदर होता है, पहला पार्ट,
उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो आपको क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। नॉर्मल जो जीएफआर रहती है, आपको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल जीएफआर कितनी रहेगी, 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट के बेसिस पे अगर किसी पर्सन की जीएफआर है तो वो क्या है, नॉर्मल है। आगे बात समझ में, इसके अंदर और क्या क्या करेंगे, और टेस्ट के अंदर क्या क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पेशेंट के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे। अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर हो चुका है तो इसके अंदर रिटेंशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एजोटेमिया। क्या बोलते हैं, एजोटेमिया बोलते हैं। ठीक है, और क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट का इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। क्या चेंज हो जाएगा, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस भी आ जाते हैं बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, एनीमिया रहता है पेशेंट को। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, किडनी फेल हो गई पेशेंट की और उसको एनीमिया कैसे हुआ। तो आपको पता है कि किडनी है वो किसका फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो कौन बनाता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर भी कौन बनाता है, जो ये रिनल ट्यूबल्स जो होते हैं ना, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का करते हैं। तो इसीलिए अब किडनी हो गई है फेल, ठीक है, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, और एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, इमेच्योर आरबीसी है, मतलब वो इमेच्योर रह जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। आगे बात समझ में, और क्या रहता है, हाइपोकैल्सीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहेगा, हाइपोकैल्सीमिया कैसे रहेगा, क्योंकि किडनी जो है, किडनी ये क्या करती है, विटामिन डी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। क्या करती है, एक्टिवेट। और विटामिन डी, अगर किडनी फेल हो गई है, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी आ जाएगी, और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होना उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में जीआई ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम जो रहेगा वो 4 नंबर का क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है। नंबर 4 का क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, और क्लोटिंग फैक्टर अगर कमी आ जाए तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या होगा, नोजिया रहेगा पेशेंट को, वोमिटिंग रहेगी पेशेंट को, और मेलेना क्या होता है, मेलेना ओकल्ट ब्लड इन द स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेना बोलते हैं। पेशेंट को क्या रहेगा, नोजिया वोमिटिंग भी रहता है।
इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, प्यूराइटिस हो जाएगा पेशेंट को। प्यूराइटिस, प्यूराइटिस होता है इचिंग, इचिंग विद पेन, रेडनेस, स्किन के ऊपर क्या आ जाएगी, रेडनेस आ जाती है और पेन होना स्टार्ट हो जाए, साथ साथ में इचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, प्यूराइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखो मसल्स क्रैम्प, क्या आएगा पेशेंट को, मसल्स क्रैम्प आएंगे। मसल्स क्रैम्प किसकी वजह से आता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। अगर आपने हाइपोकैल्सीमिया पढ़ा है तो इसमें है ना साइन आते हैं टिटेनी के, तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट को, मसल्स क्रैम्प भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ, पेशेंट को इनसोम्निया रहेगा, क्या रहेगा, इनसोम्निया। इनसोम्निया होता है लॉस ऑफ स्लीप, पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएगा। और क्या रहेगा, अल्टर्ड, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्या रहेगा, कंफ्यूजिंग रहेगा, पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो जाता है। आगे बात समझ में, और क्या रहेगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन, क्या हो जाएगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो जाता है। और हाइपरवोलेमिया की वजह से पेशेंट की क्या हो जाएगी, बीपी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, पेशेंट को हाइपर कैलेमिया। और जब भी बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है, मतलब पोटासियम लेवल बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हार्ट के ऊपर। और हार्ट में क्या करवा देता है, डिसरिदमिया, क्या करवा देगा, डिसरिदमिया करवा देगा। रिदम है नॉर्मल, हार्ट की रेगुलरिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है, वो क्या कौन करवाएगा, हाइपरकैलेमिया। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो मैनेजमेंट इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे, असेस द पोटासियम, सोडियम और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल, पोटासियम का लेवल और सोडियम का लेवल क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसके साथ साथ में आगे मॉनिटर द बॉडी वेट, बॉडी वेट को भी क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में असेस द वाइटल साइन, वाइटल साइन को भी क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और वाइटल साइन के अंदर मोस्ट कॉमन करते हैं ब्लड प्रेशर, याद रखना मोस्ट कॉमन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस जो होता है नॉर्मली वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर गिवन द पेशेंट लो प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी और क्या देंगे, हाई एनर्जी डाइट, पेशेंट को हाई कैलोरी या हाई क्या देते हैं,
एनर्जी डाइट देते हैं, और साथ साथ में विटामिन सी, विटामिन सी, और क्या देंगे पेशेंट को, कार्बोहाइड्रेट डाइट, फोलिक एसिड एंड आयरन, जिससे किसको बचाया जा सके, एनीमिया से बचाया जा सके। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, डायलाइसिस भी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डायलाइसिस भी किया जाता है। और डायलाइसिस के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज ए, क्या है, एक प्रोसेस है फॉर रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी in the patient with end stage renal failure, ESRF मतलब एंड स्टेज रीनल फेलियर, इसके अंदर क्या किया जाता है, डायलाइसिस किया जाता है। इसके टाइप देखो डायलाइसिस के, अगर टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप हीमोडायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस के अंदर क्या करते हैं, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड से क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हीमोडायलाइसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में प्रिंसिपल देखो, इसके प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइसिस, प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइसिस, प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइसिस की बात करें तो इसके अंदर आपको तीन बातों के बारे में ध्यान रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो डायलाइसिस जो होता है या जो हीमोडायलाइसिस जो होता है वो किस बेसिस पे काम करता है या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कौन से प्रिंसिपल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे, ओस्मोसिस पे और डिफ्यूजन पे काम करता है। इसमें कभी कभार एक्सेप्ट के रूप में भी क्या आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ऑल आर प्रिंसिपल ऑफ द हीमोडायलाइसिस एक्सेप्ट। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो इसके कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके हीमोडायलाइसिस के। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट है, बॉडी के क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसा किडनी काम करती है ना, वैसा ये जो हीमोडायलाइसिस जो करवाते हैं, ये मशीन है, ये ऐसा नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, एक तो नर्व सिस्टम पे, और एक सबसे ज्यादा पड़ता है जीआई सिस्टम पे। किस पे, जीआई सिस्टम पे और नर्व सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोला जाता है। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, एनसेफेलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू हीमोडायलाइसिस। अगर प्रॉपर तरीके से
अगर एसेप्टिक टेक्निक वगैरह है ये यूज नहीं की है, इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, एनसेफेलाइटिस होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म होने के भी चांस रहते हैं। अगर आपने ट्यूब लगा रखी है पेशेंट को और ट्यूब के अंदर क्या चली गई है, एयर चली गई है या एयर फिल्ड हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होने के भी चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो, असेस द हीमोडायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस को एक्सेस करने के लिए आपको, या फिर एक्सेस करने के लिए, या फिर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, किस कौन सी, एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट। क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट लगाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं इसके अंदर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट होता है। इसके अंदर क्या है, ये जो है, ये तो है वेन, देखिए अभी ये तो क्या है, वेन है, ठीक है, और ये वेन है, इसके साथ साथ में इधर क्या है, आर्टरी, और आर्टरी भी कौन सी है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। और वेन जो है वो क्या, कौन सी है, सिफेनस सिफेलिक वेन होती है। कौन सी, सिफेलिक वेन होती है। इसके बीच में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आर्टरी जो वेनस संट है वो क्रिएट कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं आर्टरियोवेनस संट बोला जाता है। और वो कौन सा है, एक्सटर्नल वाला। कौन सा है, एक्सटर्नल वाला। वैसे तो इंटरनल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट कॉमन ध्यान में रखना है कौन सा, एक्सटर्नल आर्टरियोवेनस संट यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने सबसे इसको क्या कर सकते हैं, इसका ये फायदा रहता है, एडवांटेज। एडवांटेज क्या रहेगा इसका, एडवांटेज ये रहता है कि इमीडिएट उपयोग ले सकते हो आप, इमीडिएट स्टार्ट द हीमोडायलाइसिस इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो हीमोडायलाइसिस को। तो इसका ये क्या रहता है, एक्सटर्नल वाले का तो ये क्या रहता है, एडवांटेज रहता है। लेकिन एक होता है इंटरनल आर्टरियोवेनस संट। इंटरनल आर्टरियोवेनस संट जो रहेगा वो हैंड के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, अंदर ही स्किन को मतलब कट करके और अंदर ही उसके बीच में आर्टरी और वेन के बीच में क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, संट बना देते हैं, और ऊपर से वापस स्किन को क्या कर देते हैं, सुचरिंग कर दिया जाता है।
इसके अंदर क्या रहेगा, एक तो ये इसका एडवांटेज ये रहता है, मोस्ट कॉमन एडवांटेज ये रहता है कि इसको क्या होगा, पेशेंट से क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इस पेशेंट को बहुत कम चांस हो जाएंगे, और बार का जो है उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और उसका एडवांटेज मतलब एक्सटर्नल आर्टरीवेनस शंट का एडवांटेज क्या रह सकता है, इमीडिएट यूज कर सकते हो। आगे बात समझे। इसके बाद में आगे देखो, अपने बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। कौन से डायलिसिस के बारे में, पेरिटोनियल डायलिसिस। और पेरिटोनियल जो डायलिसिस रहेगा, इसके अंदर क्या करते हैं अपने, मोस्ट कॉमन इन द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मोस्टली इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, इसके अंदर बॉडी की क्या होती है, लार्जेस्ट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन रहेगी, वो वहां से क्या हो जाएगा, जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। और पेरिटोनियल जो डायलिसिस जो होता है, वो 2 प्रिंसिपल्स पे क्या करता है, काम करता है। तो प्रिंसिपल लिखो इसके, प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रिंसिपल, तो पहला होता है डिफ्यूजन और दूसरा क्या होता है, ओस्मोसिस। याद रखना, पेरिटोनियल डायलिसिस 2 बेसिस पे काम करता है या प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। लेकिन हीमोडायलिसिस 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके अंदर एक और जुड़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, आगे देखो, इन द पेरिटोनियल कैविटी एडमिनिस्टर द डायलाइजर सॉल्यूशन। क्या डालते हैं, डायलाइजर सॉल्यूशन डालते हैं। और डायलाइजर जो सॉल्यूशन रहेगा, वो कितने टाइम तक रखते हैं, तो वो रखते हैं अपने 2 to 8 आवर। कितने टाइम तक, 2 to 8 आवर तक रखते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आगे बात समझ में। पेरिटोनियल जो साइट रहती है इन द कैथेटर, देखो पेरिटोनियल डायलिसिस लोकेशन क्या रहेगी इसके लिए, किसकी, कैथेटर की। जो आप एब्डोमिनल के ऊपर पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो कैथेटर इंसर्ट करते हो, उसकी अगर लोकेशन की बात करें तो वो क्या रहेगी, कैथेटर 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर क्या रहता है, बिलो रहता है। और इसके लिए क्या करते हैं, कैथेटर यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में रहता है, जिसमें आप पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर सकते। तो मोस्ट कॉमन तो पेरिटोनाइटिस, अगर पहले से ही पेशेंट को क्या है, पेरिटोनाइटिस है, तो आप नहीं कर सकते क्या, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके साथ साथ में रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी क्या हुई है, रिसेंट
एब्डोमिनल सर्जरी, अगर पेशेंट को रिसेंट अभी अभी क्या हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो भी आप क्या नहीं कर सकते, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, वैस्कुलर कोई कॉम्प्लिकेशन है, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वैस्कुलर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से आप इसको नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। इसके बाद में देखो इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या रहेगा, पेरिटोनाइटिस। एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहता है पेरिटोनाइटिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, अबनॉर्मल आउटफ्लो, जो जितना आपने क्या दिया था, इनफ्लो दिया था, मतलब इनटेक करवाया था इसके थिएटर के अंदर, तो उतना क्या है प्रॉपर तरीके से जितना भी आ नहीं पाया, या फिर अमाउंट है वो कम रह गई है, तो या फिर अबनॉर्मलिटी है, तो उसको भी क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे पेरिटोनाइटिस हो गया है पेशेंट को, तो क्या क्या होने के चांस रहते हैं, जैसे ब्लडी आउटफ्लो आ रहा है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्लडी आउटफ्लो, तो वो क्या कर रहा है, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को, मतलब ब्लड वेसल्स है पेरिटोनियल के अंदर, वो क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, और वो जो आपने फ्लूइड डाला है डायलासेट, वो अगर आउटफ्लो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग आउटफ्लो आने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में यूरिन कलर्ड आउटफ्लो आ रहा है, यूरिन कलर आउटफ्लो आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ब्लेडर परफोरेशन हो गया है, ब्लेडर क्या हो गया है, ब्लेडर क्या हो गया है, परफोरेशन। क्या हो गया पेशेंट को, ब्लेडर परफोरेशन हो गया है। आगे बात समझिए। ब्राउन कलर का अगर आउटफ्लो आ रहा है, ब्राउन कलर आउटफ्लो, ब्राउन कलर का आउटफ्लो आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, बावल परफोरेशन। क्या हो गया है, बावल परफोरेशन हो गया है। आगे बात समझ में। इसके बाद में क्लाउडी अगर आउटफ्लो आ रहा है, क्लाउडी आउटफ्लो अगर आउटपुट के दौरान आ रहा है, तो इसका मीनिंग है पेशेंट को क्या हो गया है, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। ऐसा कौन सा आउटफ्लो आएगा, क्लाउडी आउटफ्लो आता है। आगे बात समझ में। तो ये था क्रोनिक किडनी फेलियर एंड स्टेज रीनल फेलियर। इसके साथ साथ में सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।